वक्त हो चुका है आज के आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय का। मैं उनको बुलाना चाहता हूं और मुझे लगता नहीं कि वो किसी भूमिका या तारीफ के मोहताज हैं और कुछ मुझे कहना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके सम्मान में आप लोग ही अपनी तालियों के माध्यम से जो कहना चाहते हैं वो कहिएगा। धन्यवाद। तो मैं शुरू करता हूं कि मेरा जो पृष्ठभूमि है आयरलैंड, वहाँ से शुरू करता हूं। और आयरलैंड में आयरलैंड का जो इतिहास है वो लगभग हमारे जैसा ही है। उनका भी इतिहास औपनिवेशिक है, वहाँ पर भी ब्रिटेन के लोगों ने राज किया और हमसे बहुत ज़्यादा समय राज किया। वहाँ लगभग 600 साल तक थे वो लोग। तो आप सोच सकते हैं कि 200 साल में उन्होंने भारत की क्या दुर्गति की। तो वहाँ पे उन्होंने भाषा की, लोगों की, संस्कृति की क्या दुर्गति की होगी। तो ये आप अगर पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ काफ़ी कुछ जो भाषा थी उनकी वो लुप्तप्राय हो गई। उनकी भाषा जो है वो आयरिश लैंग्वेज है, जो मेन गैलिक भाषाओं का एक समूह है, उसमें आयरिश भाषा है। और वो जो भाषा है उसको कहते हैं कि वो एंशिएंट ग्रीक, लैटिन और संस्कृत का मिश्रित रूप है। तो संस्कृत वहाँ भी पहुँची हुई है। कहा जाता है कि संस्कृत जो है वो सारी बहुरूपीय भाषाओं की जननी है। और कई बार ऐसा पता भी चलता है क्योंकि आप उन भाषाओं में कुछ शब्द को सुनोगे जिसका आपको मूल संस्कृत में दिखेगा। और मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस भाषा की जो लिंग्विस्टिक है उसको फिलाटेली बोलते हैं। तो उसको फिलालेली बोलते हैं। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो लोग ये पता करते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ से निकल के आई है। तो उसमें एक विभाजन हुआ। पहले तो यही माना जाता था कि संस्कृत सारी बहुरूपीय भाषाओं की जननी है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, कुछ जो उनके कहेंगे विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मीनियन जननी है सारी यूरोपियन भाषाओं की। तो थोड़ा सा विवाद है, जैसे सारे ऐतिहासिक चीज़ों में होता है। लेकिन आपको संस्कृत से जो एक लिंक है सारी भाषाओं का, वो आपको साफ साफ दिखाई देगा अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें उनकी भाषा को और यहाँ को जानने का। बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं। तो खैर, तो मैं आयरिश पे आता हूँ। तो वहाँ की भाषा को जो कहा जाए कि जो 600 साल का उपनिवेशवाद था उसमें उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जब आयरिश लोगों ने अपनी जो स्वतंत्रता 1926 में स्वतंत्रता उनको मिली, तो उनके जो पहले राष्ट्रपति थे ईमन डे वलेरा, हमारे दिल्ली में एक ईमन डे वलेरा मार्ग भी है जो उनके ही सम्मान में बनाया गया है। अच्छा। जनकपुरी में। और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगाई है डबलिन में। तो उसके बारे में मैं एक दो बार बात और बताऊंगा। खैर, तो ये कि ईमन डे वलेरा ने कहा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आज भी आयरिश भाषा में बात करता है 600 साल के उपनिवेशवाद के बाद। तो पता चला कि किसी शहर में एक मोची है जो अभी भी आयरिश लैंग्वेज में बात करता है। तो उन्होंने उसको बुलाया, राष्ट्रपति भवन में उसको भाषा का सलाहकार नियुक्त कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाषा का सम्मान, अपनी भाषा का जो सम्मान है वो सबके मन में होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उसके बाद से उन्होंने आयरिश को प्रमोट करना, सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना, हर जगह जहाँ पर भी वो बढ़ा सकते थे करना शुरू किया। आज ये है, एक कह सकते हैं कि आज ये सौभाग्य है कि कम से कम 4 प्रोविंस ऐसे हैं, 6 प्रोविंस में से 4 प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ पे आयरिश भाषा बोली जाने लगी है वापस। लुप्तप्राय भाषा, एक लुप्तप्राय भाषा वापस अपने उपयोग में आ गई है। तो ये क्या बात है। अच्छा, अब इसमें मैं ऐसे कैसे जुड़ा कि मैं जब भी किसी आयरिश व्यक्ति के घर में जाता था तो वो बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से अपने जो मेंटल पीस होता है वहाँ पे अपना आयरिश का सर्टिफिकेट लगाते थे। तो कई बार मैंने देखा, मैं उसको इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये हर आदमी क्यों लगा रहा है। और ख़ासतौर से आयरिश लोग, वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का डिवाइड है। नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलग हैं। तो जो कैथोलिक हैं वो अपने आप को आयरिश मानते हैं, जो प्रोटेस्टेंट है वो अपने आप को ब्रिटिश मानते हैं। इसका बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ी लड़ाई हुई वहाँ पर। तो जो आयरिश लोग हैं वो अपने घरों में आयरिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हमेशा लगाते रहते हैं।
तो इससे मेरे मन में ये भावना आई कि इनके अंदर अपनी भाषा को लेकर इतना प्यार है, तो मैं अपनी भाषा के लिए कुछ काम क्यों ना करूं। और उसी समय से मैंने हिंदी में कवि सम्मेलन को, चाहे विश्व हिंदी दिवस हो उसमें, या कवि सम्मेलन हो, या हिंदी की पढ़ाई लिखाई जो करनी होती है, शिक्षा होती है, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, या फिर हिंदी के लिए जो भी कार्यक्रम कर सकते हैं। दिवाली का अवसर होता है बहुत बड़ा, होली का होता है, उसमें हिंदी के कुछ काव्य पाठ करा देना, ये मैंने कराना शुरू किया। तो हिंदी का थोड़ा सा एक माहौल बना। आयरलैंड में वैसे हिंदी का कोई एक कहें तो जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उस वह नहीं हो रही है अभी, लेकिन हिंदी का एक माहौल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भारतीय लोग अभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उससे जो है हिंदी ज़रूर, हमारे जो एम्बेसडर हैं महामहिम अखिलेश मिश्रा जी, वो पहले डीजी ICCR थे, मैं उनको तब से जानता था। अब वो वहाँ गए, हिंदी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान भी हैं, तो उन्होंने भी हिंदी के लिए काफ़ी काम वहाँ पर किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी का काफ़ी जो है वहाँ पर एक माहौल बना है। मैं नहीं कहूँगा कुछ हम लोगों ने अभी तक कोई मंजिल पाई है, लेकिन एक माहौल ज़रूर बना है। और उसमें जब मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ कि बादल जी जैसे लोग, ऊर्जावान लोग इतना कुछ कर रहे हैं हिंदी के लिए, और हम लोग मिलकर भी बहुत कुछ मुझे लगता है कि पा सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये मैं चाहता था कि थोड़ा सा मैं आपको आयरिश और लोगों का, एक मैं आपको गुरुदेव के बारे में बताना चाहूँगा कि गुरुदेव जो हैं, उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का, उसमें अगर आप गीतांजलि जो पुस्तक है उसको देखेंगे तो उसका जो प्रस्तावना है वो एक आयरिश कवि ने लिखी है। उसका नाम है W.B. येट्स। उसने गुरुदेव के साथ कोलैबोरेट करके गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, क्योंकि गीतांजलि बंगाली में लिखी हुई थी। उसको उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद कराना शुरू किया W.B. येट्स ने। और W.B. येट्स ने उनका इतना सहयोग किया कि W.B. येट्स का जो गांव है स्लाइगो, वहाँ पर गुरुदेव की प्रतिमा और W.B. येट्स की प्रतिमा साथ साथ लगाई गई है। तो मैं आपको ये जो हमारा जो कोलैबोरेशन है, अच्छा आयरलैंड का जो झंडा है उसमें भी यही 3 रंग हैं, 3 रंग यही हैं जो हमारे तिरंगे में हैं। उनका भी ट्राई कलर है, उसमें बस बीच में चक्र नहीं है, और जो झंडा है वो वर्टिकल है, हमारा हॉरिजॉन्टल है, उनका वर्टिकल, केवल इतना ही अंतर है। तो खैर, तो ये रहा मतलब आयरलैंड का बैकग्राउंड। बाकी मुझे लगता है कि जो हमारा जो लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, पहले जो लोग जाते थे वो भारत को विमुख करके वहाँ जाते थे। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग जा रहे हैं वो भारत की ओर मुख करके जा रहे हैं कि हम आए तो यहाँ पर हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, हमारा भारत में रूट है। तो ये एक परिवर्तन मैंने देखा है अपने समय में। मैं 20-21 साल से मैं बाहर ही हूँ, पढ़ने के लिए मैं चला गया था, तो तब से मैंने देखा है कि ये परिवर्तन ज़रूर आया है। और जो भारत की जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक आत्मसम्मान और एक कॉन्फिडेंस मैं देख पा रहा हूँ इस समय, जो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी ऊर्जा लेके आया है। और जो लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी पे अब गर्व है। अब हम ये नहीं सोचते कि हम कहाँ से आए हैं, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं, यहाँ आ गए तो बड़ा हमारा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से ज़्यादा भी हैं कई मामलों में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब समय काफ़ी बदला है, नई बयार बह रही है, और इस बयार का फ़ायदा हिंदी को उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है ये लैंग्वेज में भी ट्रांसलेंड होना चाहिए, कि हमारी जो भाषा है उसको भी हम लेके जाएंगे बाहर, और जगह सिखाएंगे, और लोगों को, अपने बच्चों को पहले सिखाएंगे। पहले तो लोग अपने बच्चों को ही नहीं सिखाते थे, आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, यही बड़ी बात। तो बहुत सुंदर। अब रसिक जी के लिए कह दूं 2 शब्द कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतनी विलक्षण प्रतिभा। जी। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था, मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में करता था, और वहाँ पर हम लोग बिल प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर लिखते थे। तो जो बिल प्रिंटर को आता था, तो एक बिल ऐसा होता था जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि भाई ये किस भाषा में है, मुझे समझ ही ना आया कि ये किस भाषा में है। तो फिर मैंने जब उसको समझा, और कुछ लोगों ने, जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने समझाया कि ये ब्रेल लिपि में है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो पढ़ नहीं सकते। तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसको ब्रेल लिपि में छापा जाता है, ताकि वो अपना बिल खुद पढ़ सकें, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहें। क्या बात है। ये भारत में भी होना चाहिए। हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए
कि हमारे जो भी दिव्यांग लोग हैं, किसी भी तरह से दिव्यांग हैं, उनको हर जगह वो बराबर की सुविधा होनी चाहिए और अपने आप अपना जीवन जीने की जो क्षमता है, जो सुविधा है, जो सहूलियत है, वो हमें हर मौके पर उनको देना चाहिए। सरकार बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे किसी स्टेशन पे जाइए तो कई बार उनके लिए सुविधा नहीं है, कहीं और जैसे ब्रेल में हर चीज़ तो नहीं लिखी है, लेकिन होना चाहिए। और बाकी भी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये हमको वैसे सीखना चाहिए, बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं। जी जी। तो रसिक जी एक विलक्षण प्रतिभा, और जो किताब उन्होंने लिखी है किसी भी व्याकरण की किताब से कमतर नहीं, जो मैंने कहीं भी देखी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे लगता है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच आज हैं। आपके लिए तालियां। आगे निवेदन था कि मैं एक दो अपनी पंक्तियाँ जी। तो हम लोग जो है प्रवासी साहित्यकार हैं, तो हम लोग इतने मंझे हुए कि जैसे देखिए कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराना है तो भारत में आइए, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर दिन भर में 12 ऑपरेशन करता है, वहाँ का डॉक्टर साल भर में 12 ऑपरेशन करता है। क्या बात है, तालियां हो जाओ भैया, तालियां, थोड़ा जागृत हो जाइए। तो ऐसे ही आप लोग रोज कभी सम्मेलन कर रहे हो, हम लोगों को साल में 2-3 बार मिलता है। हम लोग उतने मजे हुए नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो जी, तो मैं एक कोविड के समय में मैंने एक हास्य व्यंग्य लिखा था, वो था वर्दी वाला चोर। तो मैं आपको वो पंक्तियाँ कुछ सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आएगा, समय का भी अभाव है। नहीं पढ़िए सर, सॉरी। तो शीर्षक वर्दी वाला चोर। अब आप देखिए कि पुलिस गश्त कर रही है, किसी को सड़क पे आने की छूट नहीं है, तो वो दृष्टांत है, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देख पुलिस की आती गाड़ी, हाथ हिलाकर रोका उसको। देख पुलिस की आती गाड़ी, हाथ हिलाकर रोका उसको, साहब का भी सर चकराया, ऐसी कैसी हिम्मत किसको। क्या बात है। मास्क पहनकर दुबला पतला, मास्क पहनकर दुबला पतला, अदना प्राणी सामने आया, हमको अंदर ले लो साहब, 2 दिन हुए नहीं कुछ खाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, आप अभी उसके साथ संवेदना बता रहे हो, जब मैं उसका परिचय बताऊंगा ये संवेदना फिर हो जाएगी। आपको बताता हूँ आगे क्या है। कड़क के बोले वर्दी वाले, चल थाने तेरी भूख मिटा दें। कड़क के बोले वर्दी वाले, चल थाने तेरी भूख मिटा दें, पड़े पुलिस का डंडा ऐसे, भूख प्यास सब तुरंत भगा दे। क्या बात। हाथ जोड़कर बोला सर जी, देखिए अब उसकी वेदना देखिए। हाथ जोड़कर बोला सर जी, मैं हूँ शातिर बिल्ला चोर, घर में बैठा हूँ तभी से, जब से है कोविड का शोर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। अब व्यंग इसी में आएगा कि घर बैठे सब टीवी देखें, रात अंधेरी या हो भोर। घर बैठे सब टीवी देखें, रात अंधेरी या हो भोर, छोड़े नहीं कभी घर खाली, कहाँ जाए प्रोफेशनल चोर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर बैठे सब टीवी देखें, रात अंधेरी या हो भोर। घर बैठे सब, वो ठाकुर साहब कह रहे थे, वो लुल्लू जी कह रहे थे कि कोविड में ही उन्होंने सारी किताबें लिखी हैं। हाँ। तो अब घर में बैठे रहे होंगे, तो अब चोर को आपने मौका नहीं दिया। तो घर बैठे सब टीवी देखें, रात अंधेरी या हो भोर, छोड़े नहीं कभी घर खाली, कहाँ जाए प्रोफेशनल चोर। क्या बात। अब आगे देखें, उसकी दुविधा देखिए। बीवी धमकी देती रहती, बीवी धमकी देती रहती, पैसे उसको चाहिए मोर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पैसे उसको चाहिए मोर, मेरी वो कोई बात सुने ना, चले ना उस पर कोई जोर। अभी वो पत्नी की वेदना वाले लोग थे, और कहाँ गए वो जो पत्नी के ऊपर पूरा वो ये तुकबंदी। हाँ, नहीं एक और थे ना। हाँ, मैं आपको सर, ये रिकॉर्डिंग हुई है, आपकी बेगम पत्नी भी से सुनेंगी। प्रताड़ित है ये। हाँ। ससुराल वालों ने बम थमा दिया। लेकिन ये कहानी जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, वैसे ही इनके ऊपर गिरा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सहा जाता है, कहा नहीं जाता। क्या बात है, वाह वाह, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए एक बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाता। अच्छा, सहने की पराकाष्ठा हो गई, फिर मुझे नहीं पता। अच्छा, तो बीवी धमकी देती रहती, पैसे उसको चाहिए मोर, मेरी वो कोई बात सुने ना, चले ना उस पर कोई जोर। और आगे देखिएगा, चोर पुलिस हैं भाई भाई, चोर पुलिस हैं भाई भाई, वर्दी ही बस बीच में आई। और दिन में पब्लिक लूटे हो तुम, रात में अपनी बारी आई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत चोर पुलिस हैं भाई भाई, वर्दी ही बस बीच में आई, दिन में पब्लिक लूटे हो तुम, रात में अपनी बारी आई। और 4 पंक्तियां अंतिम देखिएगा कि आपदा में अवसर दिला दो, आपदा में अवसर दिला दो, खाकी मुझको एक सिला दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत। आपदा में अवसर दिला दो, खाकी मुझको एक सिला दो, मिल बांट कर खाएंगे सब, वर्दी वाला चोर बना दो। क्या बात है, क्या बात है, वर्दी वाला चोर बना दो। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो हाँ, अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसका बड़ा असर है। मैं एक बार अभी मेरा बटुआ चोरी हो गया था, तो मैं थाने में गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस वाले सब रील देख रहे हैं, एक के बाद FIR, हाँ सर लिख रहे हैं, फिर वो रील देखने बैठ गए। मैं कहा इसका फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के यहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो अब उतना उत्पात लोग नहीं करते, क्योंकि रील देखने में बैठे हुए हैं, रील देखते जा रहे हैं, समय कट जाता है। तो ये नहीं होता कि भाई इतना टाइम लग गया, 1.5 घंटा लग गया, पता ही नहीं चला, रील देखते रहे। तो एक तो ये है, थोड़ा पब्लिक ऑर्डर में मुझे लगता है कि इससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो आदमी को काम करना चाहिए, डॉक्टर साहब भी रील देख रहे हैं। अब क्या हो। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसका मुझे कहूँगा कि फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो पहले के जो मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, उसके बाद एक आपको प्रतिगीत सुना दूंगा, फिर अपनी बात ख़त्म करूँगा। कि पहले के दिन, कुछ लोगों ने पहले के दिन की बात भी की थी, जो बीते हुए दिन है, कि पोस्ट कार्ड में होती थी सब छोटी मोटी बातें, पोस्ट कार्ड में होती थी सब छोटी मोटी बातें, अंतर्देशीय भर देते थे बैठ के पूरी रातें। वो अंतर्देशीय पत्र याद है आपको? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पोस्ट कार्ड में होती थी सब छोटी छोटी बातें, अंतर्देशी भर देते थे बैठ के पूरी रातें, सूखी कलियां पंख मोर के खट्टे मीठे चूरन, सूखी कलियां पंख मोर के खट्टे मीठे चूरन, सीधे साधे होते थे तब प्यार के रिश्ते नाते, सीधे साधे होते थे तब प्यार के रिश्ते नाते। अच्छा, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले, आज के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले, ट्विटर, टिंडर और टेलीग्राम चलाने वाले, ये क्या जाने कि कलम स्याही के ज़माने में कलेजा खत में डाल देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब इसके साथ क्या हुआ है कि ट्रोलिंग की भी समस्या हो गई है जी। नाम बता रहे नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, तो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो उसके ऊपर मैंने एक प्रतिगीत लिखा है, अगर आपकी स्वागत, स्वागत, स्वागत। तो ट्रोलिंग के ऊपर कि कुछ तो ट्रोल कहेंगे, ट्रोलों का काम है कहना, छोड़ो ट्रोलिंग बस बातें हैं, इन्हें दिल पे मत ले लेना। क्या बात है, वाह वाह। कुछ तो ट्रोल कहेंगे, ट्रोलों का काम है कहना। पादल जी, बहुत स्वागत। ये सोशल मीडिया ऐसी है, हर जगह यहाँ बेलगाम हुई ये। क्या बात है। सोशल मीडिया ऐसी है, हर जगह यहाँ बेलगाम हुई। नेता हो या हो अभिनेता, सबकी इज्जत नीलाम हुई। फिर यूं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ट्रोलों की बातें सुन तुम मूड खराब करो ना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो ट्रोल कहेंगे,
ट्रोलों का काम है कहना। ट्विटर हो व्हाट्सएप या मेटा, सब पर ट्रोलों की सेना है। ट्विटर हो व्हाट्सएप या मेटा, सब पर ट्रोलों की सेना है। क्या बात है। खाली बैठे इन लोगों को कहने को कुछ तो कहना है। क्या बात है। खाली बैठे इन लोगों को कहने को कुछ तो कहना है। जिन्हें घर में न कोई सुनता हो, उन्हें ज्ञान है जग को देना। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ट्रोल कहेंगे, ट्रोलों का काम है कहना। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। स्वागत है, पढ़िएगा। कि चलते रहना ही जीवन का पर्याय है। क्या बात है। चलते रहना ही जीवन का पर्याय है। हर दिवस एक नया इसका अध्याय है। क्या बात है। तप के ही बन सके शुद्ध कुंदन यहाँ, तप के ही बन सके शुद्ध कुंदन यहाँ। ध्येय बिन जीना जीवन से अन्याय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ध्येय बिन जीना जीवन से अन्याय है। अच्छा, एक मैं मिल जाए वो तो आपको सुनाता हूँ। क्या? हाँ, देशभक्ति का एक गीत था जो मैंने साहित्य तक पे भी सुनाया। पता नहीं आप लोगों ने किसी ने देखा कि नहीं, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत कम हैं तो इसलिए उसके व्यूज़ कई बार मैं देखता हूँ कि साहित्य तक वाले भी कुछ करते हैं कि किसका व्यूज़ ज़्यादा होता है, किसी का कम हो जाता है, पता नहीं। तो ये मैंने लिखा था गलवान के वीरों के लिए। सो गए वो हंसते हंसते, बर्फ़ का ओढ़ा कफन है। सो गए वो हंसते हंसते, बर्फ़ का ओढ़ा कफन है। तुम संभालो दोस्तों अब, तुम पे छोड़ा ये वतन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इस पे बाद एक छोटी सी कविता है वीरों को समर्पित। यहाँ पर हमारे सेना के लोग भी हैं तो उनको समर्पित एक कविता, उसके बाद मैं अपना स्थान लूँगा। चलो। जो जिए अपनी खातिर तो क्या ही जिए, जो जिए अपनी खातिर तो क्या ही जिए। देश पर मर मिटे वो अमर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। देश पर मर मिटे वो अमर हो गए। बाग को दुश्मनों से बचाते हुए, बाग को दुश्मनों से बचाते हुए। फूल कुछ कांटों की सेज पर सो गए। क्या बात है, फूल कुछ वाह। कांटों की सेज पर सो गए। ये कहानी दिलों में रवानी भरे, अब भी आँखों में ये देखो पानी भरे। अब भी आँखों में ये देखो पानी भरे। कौम जिंदा है उनके रहम कर्म पर, कौम जिंदा है उनके रहम कर्म पर। वो जो सीनों पे गोली से भी ना डरे। क्या बात है, बहुत सुंदर। सीनों पे गोली से भी ना डरे। अब भी महके चमन उनकी यादों से है, अब भी महके चमन उनकी यादों से है।
खौफ जिनका भी तक से यादों में है, क्या बात है। खौफ जिनका भी तक से यादों में है। आती रहती बहारें गुलों पे मगर, आती रहती बहारें गुलों पे मगर, इनको रंगत मिली उन मुरादों से है, इनको रंगत मिली उन मुरादों से है। हो किताबों में ना उनका नाम कहीं, क्या बात है। हो किताबों में ना उनका नाम कहीं, चंद्रशेखर भगत दिल पे राज क्या बात है, वाह, क्या बात है, चंद्रशेखर भगत दिल पे राज करे। आओ जिंदा रखें उनकी कुर्बानियाँ, आओ जिंदा रखें उनकी कुर्बानियाँ, कोटि कोटि नमन उनको आज करे, कोटि बहुत कोटि सुंदर, बहुत नमन सुंदर, उनको आज करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।